जैसे मान लीजिए कि हमने अलग अलग वेग व्यंजक निकाले थे, है ना? यहाँ पर यदि जैसे माना कोई रिएक्शन हमारे पास है और उस रिएक्शन का हमें वेग व्यंजक निकालना है, कोई भी अभिक्रिया है ना? तो वेग व्यंजक में एक दो चीजें क्लियर और करनी है हमें। एक तो क्या होगा कि जैसे हम कल बात कर रहे थे कि वेग बराबर हमारे पास था, जो वेग था, वेग बराबर हमने निकाला था कि, और यहाँ लिखा था एक्टिव मास ऑफ ए की पावर एक्स, और जो बी की पावर थी वो वाई थी, ठीक है ना? जबकि यदि हम रिएक्शन में देखेंगे, मान लीजिए हमारे पास एक ए और कैपिटल ए था, है ना? और दूसरा था इसमें बी, स्मॉल बी और कैपिटल बी, ठीक है? इज इक्वल टू था हमारे पास स्मॉल सी और कैपिटल सी, हमने ऐसा लिया था इसको, है ना? प्लस स्मॉल डी और कैपिटल डी, हमने क्या लिया था उसमें? कैपिटल डी, ठीक है? इस प्रकार से आ गया था, है ना? लेकिन यहाँ पर देखो हमने क्या नहीं किया था, ये तो स्टोइचियोमेट्री है, उसकी नंबर ऑफ संख्याएं हो सकती है। मान लीजिए एक अभिक्रिया है, ये जैसे ये बना हुआ ना बेटा, यहाँ पर ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है। ये संख्याएं हैं कि ए के कितने अणु थे, बी के कितने अणु थे, और उन्होंने अभिक्रिया उत्पाद में क्या क्या चीजें बनाई, कितने कितने अणु बनाए, ये तो उनकी संख्याएं हैं। और जो ये एक्स और वाई है, ये ध्यान रखना, ये प्रायोगिक मान होते हैं। प्रयोग द्वारा पता लगता है कितने अणुओं की सांद्रता में परिवर्तन आया, ठीक है ना? ये सांद्रता की घातें हैं अब, है ना? तो यहाँ ये ध्यान रखना, ये तो स्टोइचियोमेट्री, ये तो हम क्या करेंगे, जैसे देखो यहाँ पे एक रिएक्शन लिखते हैं हम, है ना? जैसे हमने लिखा N2 प्लस H2 इज इक्वल टू, ऐसे रिवर्सिबल होता है, NH3। यदि हम इसको बैलेंस करते हैं बेटा तो क्या बनता है? बैलेंस करो, तो N2 तो हमारे पास है ही, यहाँ पर 3H2 लगाएंगे और यहाँ पर 2NH3 लगा देंगे, तो ये बैलेंस हुई, ठीक है ना? अब इस हिसाब से देखा जाए, इस हिसाब से देखा जाए, यदि हम इन संख्याओं को रखें यहाँ पर एक है, नाइट्रोजन एक है ना? तो यदि हम वेग व्यंजक निकालेंगे इसके लिए, तो वेग व्यंजक क्या होगा, क्योंकि प्रायोगिक मान है, ये प्रयोग से ही हमें पता लगेगा ये कैसे होगा। लेकिन यदि हम इनके आधार पर लेते हैं, यदि हम इनके आधार पर लेते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात है ना? यदि हम इनके आधार पर लेते हैं तो क्या होगा, के तो रहेगा ही, और एक्टिव मास ऑफ N2, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, एक। फिर क्या आएगा, H2, H2 की पावर कितनी हो जाएगी, 3। इसका मतलब इसकी कोटि कौन सी होनी चाहिए, देखो, 1 + 3 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो यहाँ पर सांद्रता, यदि हम प्रायोगिक मान देखें, इसका प्रायोगिक मान देखेंगे, इसका इसकी वैल्यू भी 0 है और इसकी वैल्यू भी 0 है, ठीक है ना? तो यहाँ पर जो n होता है, जो हमारे पास यहाँ पर जो x + y होगा, x और y होगा, ये हमेशा n होता है, और n क्या होता है, अभिक्रिया की कोटि, x + y, और इन दोनों की वैल्यू क्या है, 0 है, क्योंकि शून्य कोटि की अभिक्रिया है ना? तो 0 + 0, तो यहाँ पर हमारे ये प्रायोगिक मान है बेटा, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है? नंबर एक, ये तो क्लियर हो गया होगा, जिन बच्चों को ध्यान नहीं था वो क्लियर कर लेंगे, यहाँ पर इस प्रकार से होना है, ठीक है? दूसरा हमें क्या था, अभिक्रिया की कोटि क्या हो सकती है, शून्य हो सकती है, एक हो सकती है, दो हो सकती है, तीन हो सकती है, और चार हो सकती है, डैश डैश करके, और भिन्नात्मक भी हो सकती है, ठीक है ना? अभिक्रिया की कोटि इस टाइप से हो सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, ठीक है ना? कल हम सांद्रता की इकाई ज्ञात कर रहे थे, हमने कल क्या निकाली थी बेटा, सांद्रता, वेग स्थिरांक की इकाई, है ना? तो कल हम वेग स्थिरांक की इकाई निकाल रहे थे कि उसकी इकाई क्या होगी, है ना? तो कल हम बात कर रहे थे वेग स्थिरांक की इकाई, वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक क्या होता है, वेग स्थिरांक तो आप जान चुके होंगे, क्या होता है वेग स्थिरांक, क्या होता है बेटा वेग स्थिरांक? वेग स्थिरांक क्या होता है, के, हमें के की इकाई निकालनी है, ठीक है ना? तो यहां हमें तीन
प्रकार की अभिक्रियाएं थी हमारे पास, सॉरी, अभिक्रिया की कोटि थी। एक तो थी प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया और तृतीय कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, तो पहले हम देखें तो वेग स्थिरांक कैसे निकलता था। जब वेग स्थिरांक, हम किसी भी अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? वेग बराबर क्या होगा, देखो, वेग स्थिरांक बराबर के बराबर क्या होता है, के बराबर होता है, जो हमारे पास के होगा, के बराबर सांद्रता, सांद्रता, और इसके बटे में क्या होता है, समय, सांद्रता बटे समय, और इस होल के बटे में क्या आएगी, सांद्रता, और इसकी घात आएगी एन, सांद्रता, और इसकी घात क्या करेंगे हम, एन ले लेंगे, इसकी पावर एन ले लेंगे, है ना। ये वेग स्थिरांक बराबर होता है, जो हमने कल निकाला था, वेग के की वैल्यू, के हमने अलग अलग उसके निकाला था, ये देखो ना, इसी से ले लेते हैं। जैसे माने इस अभिक्रिया से लेते हैं, है ना। मान लीजिए हमारे पास कोई अभिक्रिया है ए, और ये डायरेक्ट प्रोडक्ट में चेंज होती है ना, या आर, आर भी ले सकते हैं, रिएक्टेंट भी ले सकते हैं, और डायरेक्ट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। इसके यदि हम वेग स्थिरांक निकालेंगे, वेग बराबर निकालते हैं, तो क्या निकालते हैं, वेग बराबर यहाँ पर आता है के, और यहाँ पर क्या होगा, एक्टिव मास ऑफ आर, और इसकी पावर क्या होगी, एन होगी। एन क्या होगी यहाँ पर, जो उसकी कोटि होगी, है ना। तो हमें क्या निकालना है, हमें के निकालना है, तो के बराबर क्या होगा, यदि हम के देखें इसमें, तो के बराबर क्या होगा बेटा, के बराबर यदि हम देखें तो के बराबर क्या होगा, वेग, है ना, और बटे में क्या आएगा, आर की घात एन, जो उसकी कोटि होगी। तो देखो, वेग को हम क्या लिखते हैं, सांद्रता बटे समय, वेग बराबर क्या लिखते हैं, सांद्रता बटे समय, ये वेग हुआ। और जो ये हमारे पास आर की घात एन है, ये सांद्रता की घात एन होगी। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है। अब हमें चाहिए शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए इकाई, उसका मात्रक क्या होगा, मात्रक निकालना है ना। सिंपली मान के चलिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए मात्रक कैसे निकालेंगे, एन बराबर क्या होगा, एन बराबर शून्य कोटि की अभिक्रिया में क्या होता है, एन बराबर 0 होता है। क्लियर, इतनी बात समझ में आ रही। एन बराबर क्या होगा बेटा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। देखो यहाँ पर हमें एन की वैल्यू क्या करनी है, 0 करनी है, एन का मान क्या करना है, 0 लिखना है। तो n बराबर जब 0 होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू यहां रख लेंगे। तो k इज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे, k बराबर, यदि इस वेग शून्य कोटि के लिए निकालना है, ये सांद्रता, इसको ऐसे लिख सकते हैं, सांद्रता, और बटे में समय कर सकते हैं, बटे में क्या किया हमने, समय, और क्योंकि इनटू, इसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं 1 बाई, और यहां पर क्या आएगा, सांद्रता की घात, सांद्रता की घात क्या आएगी बेटा, सांद्रता की घात शून्य आएगी, क्योंकि शून्य कोटि के लिए हम अभिक्रिया सांद्रता की घात क्या आएगी, शून्य आएगी। जब शून्य होती है तो वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। शून्य कोई घात होगी तो उसका कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर क्या बचता है हमारे पास, ये बचेगा सांद्रता बटे समय, सांद्रता, और इसके बटे में क्या आएगा, समय, यही बचा। और ध्यान रखना, सांद्रता को हम कैसे लिखते हैं, मोल प्रति लीटर लिखते हैं। ध्यान क्या रखना आपको, ध्यान, सांद्रता बराबर क्या आएगा, मोल प्रति लीटर। जहां पर भी सांद्रता लिखी हुई है, सांद्रता बराबर क्या आएगा, मोल प्रति लीटर। ठीक है ना, सांद्रता क्या होगा, जैसे यहाँ पर देखना हमने सांद्रता, तो सांद्रता को हम क्या लिखेंगे, मोल प्रति लीटर। सांद्रता बराबर क्या होगा, मोल प्रति लीटर। ठीक है ना, और समय को हम क्या दिखाते हैं, सेकंड में दिखाते हैं, है ना, सेकंड। अब इसको देखो, यहां पर क्या लिखेंगे, सांद्रता का बराबर क्या आएगा, मोल, मोल आ जाएगा, और इसके बटे में क्या आएगा, लीटर आएगा, मोल प्रति लीटर हो गया। ठीक है ना, और इनटू क्या होगा, देखो बेटे, ये 1 बाई समय हो जाएगा। अब इसमें देखो, मोल तो ऊपर है, और लीटर और समय जो है, समय को हम सेकंड लिख सकते हैं, है ना, सेकंड लिख लेते हैं इसको। ठीक है ना, अब इसको लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, इसकी इकाई क्या होगी, मोल तो पूरा आएगा, मोल, ठीक है ना, लीटर इनवर्स, और सेकंड इनवर्स, इस प्रकार से। तो इस टाइप से क्या आएगा,
ये शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए आएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड, ऐसा आएगा। ठीक है ना, ये शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए आएगा। अब हमें इसी प्रकार से हम प्रथम कोटि के लिए भी निकाल सकते हैं। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, ध्यान रखना, है ना। अभी क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आप लोगों से। ठीक है ना, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। ये तो ठीक हो गया शून्य कोटि के लिए। अब हमें प्रथम कोटि के लिए निकालना है। मान लीजिए हमने प्रथम कोटि के लिए, तो प्रथम कोटि के लिए क्या होगा, एन बराबर क्या होगा, एन बराबर 1 हो जाएगा। फिर हमें क्या करना है, वही फॉर्मूला लेना है। के बराबर हमने क्या बताया था, के इज इक्वल टू बताया था सांद्रता बटे समय, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सांद्रता ऑब्लिक समय। ठीक है ना, और बटे में क्या आ जाएगा, इसमें सांद्रता, और सांद्रता की घात क्या होगी, एन होगी। ये हमेशा किस पर निर्भर करेगा, इस कोटि पर निर्भर करेगा, एन पर। ठीक है ना, इससे भी उसके नियम बदल जाते हैं। देखो अब कैसे, इसको कैसे लिखा जा सकता है, देखो यहां पर हमने लिखा सांद्रता, यदि हम शून्य कोटि के लिए लिख रहे हैं, के बराबर शून्य कोटि के लिए लिख रहे हैं, तो क्या होगा, के बराबर सांद्रता बटे समय हो जाएगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन सांद्रता की घात एन, इसकी घात क्या होगी, एन होगी। यदि हम शून्य कोटि के लिए लिख रहे हैं, तो सांद्रता को क्या लिखेंगे, मोल, यहां पर आएगा मोल, और बटे में क्या आएगा, प्रति लीटर, इंटू समय को हम क्या लिखें, सेकंड। ठीक है, और वैसे भी देखा जाए, सॉरी मैं इसको ऐसे लिखने से पहले क्या करते हैं कि इसको मैं एक लिख सकते हैं, 1 मिनट इसको मिटा देते हैं, गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ तो खैर कुछ नहीं, काटना आपको ज्यादा पड़ेगा। ठीक है ना, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सीधे ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे आ गया सांद्रता, और बटे में समय होगा, और इसमें क्या होना है, यहां पर हम क्या कर देंगे, ये आएगा 1 अपॉन, और सांद्रता की घात कितनी हो जाएगी, अब सांद्रता की घात कितनी होगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ n बराबर क्या हो गया, 1। तो जब 1 ये है तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, 1 बटे समय। ठीक है ना, या समय को हम क्या लिखते हैं, सेकंड में लिखते हैं, तो 1/सेकंड। ठीक है ना, यहाँ पर सेकंड हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका मात्रा क्या आएगा, सेकंड इनवर्स हो जाएगा, समय की घात -1। ठीक है, तो ये है हमारे पास किसके लिए, प्रथम कोटि के लिए। ऐसे ही हम द्वितीय कोटि के लिए ले सकते हैं। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए यदि हम मात्रक निकालना चाहेंगे, तो कैसे निकाल सकते हैं, देखो K इज इक्वल टू क्या होगा, K बराबर, यहाँ पर द्वितीय कोटि में क्या होना है, यहाँ n की पावर चेंज हो जाएगी। ठीक है ना, तो हम क्या लिखते हैं, वही लिखते हैं सांद्रता, देखो सांद्रता, और बटे में क्या आएगा, समय आएगा। ठीक है ना, और यहाँ पर क्या आएगा, इंटू 1 अपॉन सांद्रता की घात, अब क्या होनी चाहिए, सांद्रता की घात कितनी होगी बेटे, यहाँ पर n इज इक्वल टू 2 है, तब क्या होगा सांद्रता की घात, बोलो बेटा, सर 2। 2 होगी, बिल्कुल परफेक्टली, क्योंकि n इज इक्वल टू 2 है तो 2 हो जाएंगे, है ना। अब देखो यहाँ एक सांद्रता ये है, एक सांद्रता से ये सांद्रता कैंसिल हो गई। अब यदि हम देखें इसके मात्रक क्या आना आना चाहिए, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये 1 बटे समय हो गया। ठीक है ना, और यहाँ क्या होगा, इंटू, यदि हम देखें तो 1 बटे सांद्रता, तो सांद्रता को हम यदि हम चेंज करेंगे तो सांद्रता बराबर क्या होता है, यदि हमारे पास आएगा तो 1 बटे सेकंड हो जाएगा, सेकंड हो गया, इंटू सांद्रता को क्या लिखते हैं हम, 1 बटे यहाँ पर क्या आएगा, मोल और प्रति लीटर, सॉरी मोल, और इसके बटे में प्रति लीटर आएगा, तो बटे को हम ऊपर ले लेंगे, लीटर यहाँ ऊपर आ जाएगा, है ना, इसके नीचे आना है ना प्रति लीटर। तो अब क्या होना चाहिए, देखो यदि हम देखेंगे तो लीटर को हम लिखते हैं ये मोल को तो मोल लिखा जाता है, तो मोल जब ऊपर जाएगा तो ये क्या होगा, इनवर्स हो जाएगा। लीटर ऊपर है ही पहले से, और सेकंड क्या होगा, नीचे से ऊपर गया, तो इस टाइप से। तो देखो बेटा तीनों के हमारे पास मात्रक आ गए। देखो प्रथम कोटि का शून्य कोटि का क्या है मात्रक, हमने शून्य कोटि का मात्रक क्या निकाला था, अभी बताओ, शून्य कोटि का मात्रक क्या निकाला था, शून्य कोटि के लिए हमने मात्रक क्या निकाला, अभी निकाला था शून्य कोटि के लिए,
हमने निकाला था मोल, ध्यान रखना है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। प्रथम कोटि के लिए देखो क्या निकाला था मात्रा कभी, जो प्रथम कोटि है, तो प्रथम कोटि के लिए क्या आएगा, प्रथम कोटि के लिए जो मात्रा का आया था सेकंड इनवर्स। और द्वितीय कोटि के लिए क्या है, द्वितीय कोटि के लिए क्या है बेटा, यहां पर देखो मोल, मोल इनवर्स, सॉरी मोल इनवर्स हो गया, लीटर और सेकंड इनवर्स। इसमें और इसमें कंफ्यूजन होता जाता था। देखो यहां मोल इनवर्स में नहीं है, यहाँ मोल इनवर्स में है, यहाँ लीटर इनवर्स में है, यहाँ लीटर इनवर्स में नहीं है, सेकंड दोनों में इनवर्स। ठीक है ना, इस प्रकार से हम तीनों के मात्रक याद रखना, ये तीनों के मात्रक पूछे जाते हैं बेटा। ठीक है ना, ये तीनों के मात्रक पूछे जाते हैं, तो ये हमारे पास आ गए तीनों के मात्रक, हमने इस प्रकार से निकाल लिए। ठीक है ना, अब इससे संबंधित देखते हैं, एक क्वेश्चन मैंने कोशिश की इसको लाने की। देखो बेटा, ये 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है कि अभिक्रिया, अभिक्रिया ए से बी में अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता में 4 गुना वृद्धि करने पर, कितने 4 गुना वृद्धि करनी, किसकी सांद्रता में, अभिकारक की सांद्रता। अभिकारक कौन है बेटा, यहाँ पर ए है ना। अभिकारक की सांद्रता में 4 गुना वृद्धि करने पर अभिक्रिया की दर 2 गुना हो जाती है। जो अभिक्रिया की दर है वो 2 गुना हो जाती है। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, कैसे निकालेंगे हम इसको। तो हमें पता है कि जो अभिक्रिया की कोटि हम कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, यहां पर देखो, तो वेग बराबर कैसे निकालते हैं, वेग कैसे निकालते हैं बेटा, वेग, कोई बच्चा बताओ, वेग बराबर, वेग कैसे निकलता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका होगा, किसके प्रोपोर्शनल होगा, अभिक्रिया का वेग क्या होता है, कोई बच्चा बताओ बेटा, अभिक्रिया का वेग क्या होना चाहिए, कैसे निकालते हैं अभिक्रिया का वेग, दो तरह से निकाला जाता था। कोई बच्चा बताओ बेटा, अभिक्रिया का वेग कैसे निकाला जाए, कोई नहीं बताना चाह रहा, स्वेच्छा से बताओ, अभिक्रिया का वेग कैसे निकलेगा, सुजल है, सुजल, सुजल बताओ कैसे निकलेगा अभिक्रिया एक्टिव का, मास ए, एक्टिव मास बी। एक्टिव मास ऑफ ए इंटू एक्टिव मास ऑफ बी। लेकिन यहाँ पर हमारे पास ए ही है, देखो यहाँ पर है ना, केवल अभिकारक, वो सिंपल याद रखो, जो अभिकारक की सांद्रता है उसके सांद्रता, उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर इस यहाँ पर उसने दे रखा है अभिक्रिया ए, केवल ए दे रखा है बेटा, इसमें क्या दे रखा है, केवल ए दे रखा है, यहाँ पर क्या दे रखा है, केवल ए दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि जो वेग होता है वो अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है, ए के समानुपाती, है ना। और उसमें क्या आएगा, घात भी आएगी एन, ये कोटि होगी, है ना, क्योंकि अब हम सांद्रता के रूप में लिखेंगे तो इस प्रकार से होगा। ठीक, अब इसको यदि हम ओपन करते हैं तो वेग बराबर क्या होगा, अभिक्रिया की दर हुआ, वेग हुआ, एक ही चीज है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, वेग को हम आर भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं, है ना। आर, आर बराबर क्या होगा, यहाँ पर के, और यहाँ आएगा एक्टिव मास ऑफ ए की पावर एन। हमें मालूम नहीं कौन सी कोटि की, प्रथम कोटि की है, द्वितीय कोटि, क्योंकि हमें कोटि निकालनी है, क्या निकालनी, कोटि निकालनी है, अभिक्रिया की कोटि निकालनी। ये हो गया, ये तो हमने अभिक्रिया का वेग निकाला। लेकिन अब कंडीशन कह रहा है, ये कह रहा है कि अभिकारक की सांद्रता में 4 गुना वृद्धि करनी है। तो सांद्रता कहां पर है उसकी, अभिकारक कहां है बेटा, अभिकारक ये है, और इसकी सांद्रता में 4 गुना वृद्धि करनी है।
तो हमने क्या करना है, इज इक्वल टू लिखेंगे, के लिखेंगे और इसकी सांद्रता में 4 गुना कर देंगे, 4 गुना बना देते, देखो 4 का गुना कर देते हैं इसमें, और इसकी पावर n होगी। अभिकारक की सांद्रता कितनी होगी, 4 गुना बढ़ा दी, राइट। अब 4 गुना बढ़ाने से क्या हुआ, अभिक्रिया की जो दर है वो 2 गुना बढ़ जाती है, यानी कि ये अब ऑटोमेटिक 2r हो जाएगा। ये दर है ना, ये 2 गुना हो जाएगी। इसको समीकरण 1 मान लो और इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। तो यहां पर क्या करेंगे, जो हमारे पास समीकरण 1 है, देखो बेटा यहाँ पर जो हमारे पास क्या है, समीकरण 1 है, समीकरण नंबर 1 को डिवाइड करेंगे हम 2 से, तो भाग दे दो इसमें, यहीं पे दे सकते हैं मैं, चलो यहाँ अलग लिखते हैं, r और बटे में क्या आ जाएगा 2r इज इक्वल टू क्या आएगा, k अपॉन की, यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्टिव मास ऑफ A। सर आवाज साफ नहीं आ रही। किसी को नहीं आ रही बेटा, आवाज साफ आ रही है बेटा या नहीं आ रही, अन्य बच्चे बताओ। आ रही है सर। आ रही ना, इसका मतलब जिनके यहाँ आवाज नहीं आ रही बेटे उनके समस्याएं हैं, ठीक है। जिस यहाँ से आवाज का प्रॉब्लम होती तो तब एक किसी को नहीं आती, ठीक है ना। ये देखो एक्टिव मास ऑफ ए, और ए की पावर क्या होगा, एन होगी, और इसमें नीचे यदि देखोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, ये के, और ये आएगा एक्टिव मास ऑफ 4 इंटू ए की पावर कितनी आ जाएगी, वो भी एन हो। नो सर, आवाज नहीं आ रही है। किस किसको नहीं आ रही बेटा, पुनीत को, तुम्हारे यहाँ समस्या है बेटा पुनीत, अन्य बच्चे बताओ बेटा, अन्यों की आ रही है आवाज। यस सर। यस सर। सर सही आ रही है। पुनीत तुम्हारे यहाँ आवाज की प्रॉब्लम, नेटवर्क तुम्हारे यहाँ इशू है, ठीक है ना बेटा, जिनको आवाज नहीं आ रही उनके यहाँ प्रॉब्लम है, मेरे यहाँ से ठीक है, ठीक है। सर आवाज नहीं आ रही। हाँ हाँ मुझे पता लग रहा है। सर मुझे भी आवाज नहीं आ रही। हाँ हाँ ठीक है, तो तुम्हारे यहाँ नेटवर्क समस्या बेटा, म्यूट कर दो, बाद में देख लेना, जिनको आवाज नहीं आ रही बेटा वो बाद में देख सकते हैं ना। तो देखो अब ये आ जाएगा इस प्रकार से, है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, r/2r, ठीक है ना, जैसे मैं वीडियो डाल दूंगा तो उसके बाद देख लेना। यहाँ पर क्या होगा, r/2r है। अब यहाँ पर क्या है कि अब इसमें देखो कैंसिल कर सकते हैं, तो r से r कैंसिल हुआ, है ना, k से k कैंसिल हो गया, इस a से हम a को कैंसिल कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर यदि इक्वेशन देखोगे तो यहाँ पर आएगा 1/2, इसमें क्या बचा 1/2, इसमें 1/2 बचा। अब जब इसमें 1/2 बचा तो आगे देखो इस वाले में क्या हुआ, यहाँ ऊपर बचा 1, और इसमें क्या नीचे बचा, ये 4, और इन दोनों की पावर क्या हो गई, n हो गई, ठीक है। अब यदि हम इसकी पावर को देखें, इन दोनों को इक्वल करके देखें, तो ये 1/2 इज इक्वल टू 1/2, और इसकी पावर क्या आ जाएगी, 2n हो जाएगी, क्योंकि हमने क्या किया 1/2 को क्या कर दिया, इस 2/2 पावर होती तो उसको हम 2 ऊपर ले सकते हैं। देखो बेटा यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसकी पावर भी क्या होगी, इसकी पावर 1 हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास आ गया 2n इज इक्वल टू, यदि हमारे पास देखेंगे 2n इज इक्वल टू कितना आएगा 1, 2n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। देखो 2n बराबर क्या आएगा, इसका कंपेयर हम इससे कर रहे हैं, दो 2n इज इक्वल टू 1 हो गया, तो n इज इक्वल टू क्या होगा, n इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। तो यही हमारे पास क्या होगी, कोटि हो जाएगी, अभिक्रिया की कोटि। तो यहां पर देखो इसका आंसर होना चाहिए था 1/2। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, अभिक्रिया की कोटि को निकाल सकते हैं। एक मेथड ये भी है कि अभिक्रिया की कोटि, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैसे कैसे हम कोटि, अभिक्रिया की कोटि को निकाल लें। एक ये है बेटा, ये क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि उन अभिक्रियाओं की कुल कोटि की गणना कीजिए जिनका वेग व्यंजक है, दिया हुआ है। यहाँ पर वेग व्यंजक दे रखा है, और उस वेग व्यंजक से क्या हुआ, अभिक्रिया की कोटि निकाली जा सकती है, ठीक है ना। इसमें हम क्या कर सकते हैं, अभिक्रिया की कोटि निकाल सकते हैं। तो इनके अब देखो, इन वेग व्यंजक ये दे रखा है, ये वेग व्यंजक है ना, इसमें हम कोटि कैसे निकाल सकते हैं, अभिक्रिया की कोटि कैसे निकाल सकते हैं, तो कैसे कैसे निकाल सकते हैं बेटा, अभिक्रिया की कोटि कैसे निकल सकती है इसमें।
इसमें हम ए अभिक्रिया की की पावर और बी की पावर को जोड़ सकते हैं। बिल्कुल। यहाँ पर क्या होगा, यदि हम कोटि निकालना चाहते हैं, अभिक्रिया की कोटि, तो अभिक्रिया की कोटि के लिए हम क्या करते हैं, कोटि बराबर जो होगी n इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, है ना। n बराबर x प्लस वाई हमने पढ़ा हुआ है ना। n माने कोटि बराबर जो x की घात होगी, a की घात जो x होगी और y की घात जो होगी, उनको हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर ये, क्योंकि ये क्या है, प्रायोगिक मान है। ये कैसे है, प्रायोगिक मान है। तो प्रायोगिक मान, इसमें हम क्या कर लेंगे, n बराबर क्या आएगा हमारे पास, 1/2 प्लस 3/2। इनको जोड़ देंगे बेटे, कितना आएगा, छोटी सी गणित है। ये पहली वाली क्या हो जाएगी, ये जो वेग व्यंजक है, इसके आधार पर कौन सी अभिक्रिया होगी, ये कौन सी अभिक्रिया है बेटा, द्वितीय कोटि। हाँ ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है ना। अब इस दूसरे वाले को देखो, तो ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, इसको निकालो। a की पावर 3/2 है और b की पावर -1 है। b की पावर कितनी है, -1 है। बोलो बेटे, b की पावर -1 है, कैसे है, कितना आएगा, 1/2। ये कह रहे हैं 1/2 है। और बच्चे बताओ बेटा, और बच्चे बताओ क्या हो सकती है इसकी कोटि, -1/2। 0। -1/2, 0 और 1। 1। इसका मतलब तुम गलत कर रहे हो कहीं ना कहीं, इतने सारे आंसर नहीं हो सकते ना। 0.5। 0.5, हाँ 0.5, ये 1/2 और 0.5 एक जैसे। और चलो कोई बात नहीं, इसका मतलब आप लोगों को उनको ऐड करना नहीं आ रहा है। देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, छोटा सा मैथ है बेटा, हल्की सी मैथ से। n इज इक्वल टू क्या होगा, हम 3/2 ले लेंगे, क्या लेंगे, 3/2, है ना। और 3/2 के साथ हम क्या करेंगे, प्लस, इसको -1 को जोड़ना है। तो -1 को कैसे जोड़ते हैं, जिसके बटे में कुछ नहीं होता उसके बटे में एक मान लेते हैं, तो माइनस की वैल्यू है ना। तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ होगा, 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस 3/2 और -2/2 आ जाएगा। तो ये देखो, प्लस के 2 है, माइनस के कितना आ जाएगा, 1, है ना, 1/2, इसका मतलब आएगा 0.5। ठीक है ना, ये दोनों सही थे, बाकी सब गड़बड़ हो गए, है ना। माइनस इसलिए नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि माइनस की वैल्यू 2 है। यदि ये माइनस की वैल्यू होती तो तब आ जाता -1/2, है ना। इस प्रकार से आ जाए। ये है बेटा, ये हमारे पास क्या है, वेग व्यंजक से हम अभिक्रिया की कोटि को निकाल पा रहे हैं, है ना। एक क्वेश्चन ये है। अब ये क्वेश्चन तो तुमने यदि ढंग से देखा होगा अभी, तो आप लोग बता पाओगे। ये अभी बताया मैंने जस्ट, ये उदाहरण है आप लोगों की बुक का, और ये क्वेश्चन पूछा गया बोर्ड में। बताओ बेटा, कौन सी कोटि की अभिक्रिया है। ये कह रहा है कि अभिक्रिया वेग स्थिरांकों से अभिक्रिया की कोटि की पहचान कीजिए। आपको कोटि की पहचाननी है। ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, ये वाली, और ये वाली कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, ये आपको पहचानना है। पहली वाली द्वितीय कोटि। पहली वाली द्वितीय कोटि, और दूसरी वाली प्रथम कोटि। दूसरी वाली प्रथम कोटि। कैसे पता लगा बेटा, उनके मात्रक से। देखो यहाँ पर जो मात्रक है, ये देखो यहाँ पर, यहाँ देखो कि मात्रक ये है। और इससे पहले हमने, थोड़ी पहले हमने क्या किया था, यदि हम पहले जाएं, इसमें वापस जाएं, तो हमने मात्रक निकाले थे। देखो हमने कहा था जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या बताया था,
देखो प्रथम कोटि के लिए मोल, शून्य कोटि के लिए मोल, लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। लेकिन जो द्वितीय कोटि की है, मोल तो क्या है, इनवर्स में है, लीटर्स में कोई इनवर्स नहीं है और सेकंड में इनवर्स नहीं है। तो जो हमारे पास अभी जो हमने देखा, यहाँ पर क्या है, देखो ये वाला द्वितीय कोटि की सही बैठ रहा है। देखो यहाँ पर इसको देखेंगे तो मोल, इनवर्स, लीटर, सेकंड इनवर्स, ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया के लिए बताया था हमने, ये बताया था द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए, ठीक है ना। लेकिन जो ये वाला था हमने सेकंड इनवर्स बताया था, वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ठीक है ना। इस प्रकार से हम केवल इतना ही बताना था, बाकी कुछ नहीं, उसके आधार पर। और ये क्वेश्चन आया हुआ बोर्ड में, है ना, बोर्ड के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अब ये वाला क्वेश्चन था बेटा, ये इसमें 2026 में क्वेश्चन पूछा गया था और इन्होंने बताया था, सुमित बता रहा था, कितना था आंसर, 13/12। 13/12, ये कहना चाह रहे 13/12। सुमित का तो 13/12 है। बाकी बच्चे बताओ बेटा कैसे निकालेंगे। देखो यदि आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा तो ये मैं बड़ा बड़ा लिख देता हूँ इसको। ए की पावर है 1/2, बी की पावर है 1/3 ब्रैकेट में है, और जो सी की पावर है वो है 1/4, ठीक है। और यहाँ पर के है और इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन। अब हमें इस पूरी अभिक्रिया की कोटि बतानी है। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था इसी बार 2026 के पेपर में। बताओ बेटा कितना आना चाहिए। 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 अच्छा 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/3 1/4 है ना। प्लस 1/4। इसको ऐड करके बताओ बेटा कितना हो रहा है। तो सही बताया तुमने, 13/12। हाँ 13/12 है ना, 13/12। और बच्चे बताओ, देखो सिंपल चीजें हैं, एलसीएम लेते हैं ना, इनको तो छोटी छोटी चीजों को हम जोड़ लेते हैं ना। जैसे पर देखो यदि हम 12 इसको एलसीएम लेते हैं तो देखो इसको सबको 12 बनाया जा सकता है। यदि 12 लेंगे तो इसको 12 बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है, 6 का मल्टीप्लाई करके, है ना। यहाँ पर देखो ये कितना हो सकता है, 4 3 से 12, है ना। यहाँ पर हम इसको 12 बना देंगे, इसको कितना करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। इस प्रकार से तो यदि हम देखें जो ऐड करें इसको, देखो नीचे की संख्या है तो बराबर है, तो 12 ही आएंगे। 4 3 7 6 13, 13/12 है ना। ये हमारे पास 13/12। इस अभिक्रिया की कोटि का जो आंसर था ये फोर्थ वाला था, है ना। तो इस प्रकार से आपको ये छोटे छोटे क्वेश्चन आने चाहिए। तो ये हो गया हमारे पास, जिसको हम बोल सकते हैं अभिक्रिया की कोटि। अब दूसरा है बेटा आणविकता। आणविकता होती क्या है ना। तो आणविकता को समझने के लिए हम समझ सकते हैं, ये कहता है कि किसी जो माना कोई प्राथमिक रासायनिक अभिक्रिया है, उसमें जो भाग लेने वाले स्पीसीज, अणु हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, है ना, जो एक संगठ सिद्धांत संगठ करके अभिक्रिया करती हैं, उसकी जो संख्या होगी वो क्या कहलाएगी, आणविकता। उस अभिक्रिया की आणविकता कहलाएगी। हम सिंपल ये कह सकते हैं कि जितने अभिक्रिया में जितने अणु भाग ले रहे हैं, जितने अणु क्या कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं, है ना। माना किसी अभिक्रिया में जितने अणु क्या कर रहे होंगे, भाग ले रहे होंगे, वो उसकी क्या कहलाएगी, आणविकता कहलाएगी, सिंपल भाषा में, है ना। तो आणविकता क्या है, जितने अणु भाग ले रहे होंगे उसमें, है ना। तो ये क्या है, अभिक्रिया में केवल एक स्पीशीज भाग लेती है तो क्या हो जाती है, एक अणु का अभिक्रिया कहलाती है। मान लीजिए उसमें क्या हुआ, एक अणु ने भाग लिया तो हम क्या कहेंगे उसको, यूनिमोलिकुलर या एक अणु का अभिक्रिया कहेंगे। दो अणु भाग लेंगे तो क्या होगा, ये एक अणु का अभिक्रिया है। इसका उदाहरण क्या है, देखो यहाँ पर एक अणु का अभिक्रिया कैसे मान लेंगे, यहाँ पर क्या करते हैं, जो हमारे पास अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में क्या होता है बेटा, देखो जैसे हमने अमोनियम नाइट्रेट लिया, NH4NO2 लिया, ठीक है ना, और इसको हमने गर्म किया, मान लीजिए इसने अभिक्रिया में N2 + H2 बना दिया, ठीक है ना, 2H2 बना दिया, मान लीजिए ये बना दिया, है ना। इसमें कितने अणु भाग ले रहे हैं,
एक ही अणु भाग ले रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, एक अणु का अभिक्रिया। ये पूरा एक अणु है अपने आप, ठीक है ना, एक मॉलिक्यूल है, कंपाउंड हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक अणु भाग ले रहा है, तो इसलिए क्या होगा, एक अणु का अभिक्रिया हो जाएगी। ये देखो जैसे H2O2 है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ये एक अणु है ना, ये एक अणु है, ये एक अणु भाग ले रहा है, तब जाके दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, वो अलग चीज है, ठीक है ना। द्विअणु का अभिक्रिया में क्या होता है, जिस अभिक्रिया में क्या होगा, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या कितनी होगी, 2 होगी, ठीक है ना। देखो यहाँ पर हमने लिया 2HI, देखो 2HI, दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन आयोडाइड के लिए, और इन्होंने क्या बनाया, H2 प्लस I2, ये क्या हो गई, द्विअणु का अभिक्रिया है, ये क्या हो गई, द्विअणु का अभिक्रिया, दो अणु भाग ले रहे हैं इसमें, इसलिए क्या हो जाएगा, द्विअणु का अभिक्रिया हो जाएगी, ठीक है ना। ये देखो H2, मान लीजिए हमने H2 प्लस Cl2, अब ये अलग अलग है, H2 का एक अणु, Cl2 का एक अणु, और इन्होंने क्या बनाया, 2HCl बनाया। तो यहाँ पर कितने अणु भाग ले रहे हैं अभिक्रिया में, एक और दो, दो ही अणु ले रहे हैं, इसलिए ये क्या होगा, द्विअणु का अभिक्रिया, बाइमॉलिक्यूलर। कोटि अलग चीज है, ये जरूरी नहीं कि इस द्विअणुक अभिक्रिया की कोटि द्वितीय हो, क्योंकि वो प्रायोगिक मान है और आणविकता हमारे पास संख्या है ना, ये शून्य कोटि की हो सकती है बेटा। तो यहाँ पर जितने अणुओं को, क्योंकि प्रयोग के द्वारा हम सिद्ध देखेंगे इसको कि कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, हम ऐसे नहीं बता पाएंगे इसको, है ना। यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर एक अभिक्रिया है, तो ये देखो ये अभिक्रिया है, यहाँ पर कितने अणु हैं, दो अणु हैं, एक मान लीजिए, चलो NaOH ले लेते हैं यहाँ पर, है ना, NaOH ले सकते हैं, OH आयन लिखा हुआ उसने, और यहाँ Na लिख देंगे, है ना। ये इसमें भी दो अणु ले रहे हैं, एक क्या ले रहे हैं, एक तो हमारे पास क्या हो गया, एथिल एस्टेट हो गया, और दूसरा NaOH हो गया। तो यहाँ पर भी दो अणु भाग ले रहे हैं, इसलिए क्या होगी, द्विअणु का अभिक्रिया होगी, ठीक है ना। इसी प्रकार से त्रिअणु का अभिक्रिया, जिसमें तीन अणु भाग ले रहे हैं, जैसे मानो बेटा देखो, इसमें FeCl3 है, लेकिन दो मॉलिक्यूल है, और SnCl2 है, ये एक मॉलिक्यूल है, तो टोटल मिला करके ये आगे क्या बन रहा है, इससे अभी कोई लेना देना, आणविकता इससे नहीं देखी जाती, केवल अभिकारक से देखी जाती है ना, उत्पाद से नहीं देखे जाते। तो SnCl4 बन रहा है, लेकिन इसमें अणु कितने भाग ले रहे हैं, दो तो ये हो गए और एक ही हो गया, तीन हो गए, तो ये त्रिअणु का अभिक्रिया होगी, ट्राइमॉलिक्यूलर, है ना। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अणुओं की संख्या, ये देखो NO नाइट्रिक ऑक्साइड और प्लस ऑक्सीजन के साथ, तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड क्लोरीन के साथ, ठीक है ना, और NOCl बना देता है। इसमें इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये त्रिअणु का अभिक्रिया है, ठीक है ना, ये अलग अलग प्रकार की अभिक्रिया, ठीक है ना। अब कोटि और आणविकता में आप लोग समझ गए होंगे, तो ये तो सारी कहानी। अभिक्रिया कोटि और आणविकता में अंतर, देखो बेटे यहाँ पर कोटि और आणविकता में अंतर क्या है, कि अभिक्रिया की जो कोटि है, ये याद रखना आपको, अभिक्रिया की जो कोटि है वो कैसे, प्रायोगिक मान है, कैसे मान है, प्रायोगिक मान है, जो प्रयोग के द्वारा निकाली जाती है, वो अभिक्रिया की कोटि होती है। और जबकि आणविकता क्या है, एक सैद्धांतिक मान है, ठीक है ना, ये सैद्धांतिक राशि है, सैद्धांतिक मान है, ठीक है ना। आणविकता हमारे पास सैद्धांतिक है, और जो कोटि है वो क्या है, प्रायोगिक मान है। दूसरा देखें, जो कोटि है, कोटि क्या हो सकती है, शून्य हो सकती है, पूर्णांक में हो सकती है, भिन्नात्मक हो सकती है, ठीक है ना, शून्य भी हो सकती है, एक भी हो सकती है, ठीक है ना, दो भी हो सकती है, 1/2 भी हो सकते हैं, 3/2 हो सकती है, भिन्नात्मक भी हो सकती है। लेकिन जो आणविकता है वो शून्य और भिन्नात्मक नहीं होगी, शून्य भी नहीं होगी और भिन्नात्मक भी नहीं होगी, न तो शून्य होंगी और न ही 1/2 होंगी, ये पूर्ण संख्या में होगी। ये कैसे होगी, एक होगा, दो होगा, तीन होगा, इस टाइप से होंगे, शून्य और भिन्नात्मक नहीं होंगे। तो दो अंतर तो हमारे पास से मिल गया, एक तो ये प्रायोगिक मान है कौन सा, कोटि, और जो हमारे पास आणविकता है वो सैद्धांतिक मान है। दूसरा जो कोटि है वो शून्य हो सकती है, भिन्नात्मक हो सकती है, पूर्णांक हो सकती है, लेकिन जो आणविकता है वो केवल कैसे होगी, प्राकृत संख्याएं होंगी, 1 2 3, भिन्नात्मक भी नहीं होंगी और शून्य भी नहीं होगी, ठीक है ना। ये दो अंतर हो गए। देखो तीसरा क्या है बेटा, इसमें अभिक्रिया की कोटि क्या हो सकती है, प्राथमिक और जटिल अभिक्रियाओं पर लागू होती हैं, जबकि आणविकता केवल प्राथमिक अभिक्रियाओं पर लागू होती है। ये दोनों पर होती है, प्राथमिक अभिक्रियाएं जटिल अभिक्रियाओं पर भी लागू होती है, लेकिन ये केवल क्या करती है, प्रथम अभिक्रिया, जो प्राथमिक अभिक्रियाएं होती हैं उन्हीं पर लागू होती है ना। जटिल अभिक्रियाओं की आणविकता का कोई अर्थ नहीं होता इसमें, ठीक है ना।
ये 3 हमारे पास हो। देखो यहाँ पर कह रहा है कि जटिल अभिक्रियाओं में सबसे धीमी अभिक्रिया वेग निर्धारक पद होती है। जो बताया था कि जो सबसे धीमी अभिक्रिया होगी उसी से हम वेग को निर्धारित कर सकते हैं, है ना। और आणविकता को ही अभिक्रिया आणविकता मानी जाती है। जितने उसके अणु होंगे उतने होंगे। इसमें ऐसा नहीं कि ये अभिक्रिया धीमी गति से चल रही है, उसका आणविक इसमें क्या होगा, उसमें जितने अणु भाग ले रहे होंगे उसकी कोटि कहलाएगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, वो तीव्र अभिक्रिया हो रही होगी तब भी उसकी आणविकता 4 होंगे तो 4 ही दिखा देंगे, है ना। यहाँ पर अलग मान होते हैं, इस टाइप से होता है। ये है बेटा हमारे पास आणविकता और कोटि में अंतर। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है आणविकता और कोटि में, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा उसमें हम निकालेंगे जो हमारे पास वेग समीकरण है, ठीक है ना। वेग समीकरण किस प्रकार से हो सकता है कि जो अभिक्रिया का वेग निकालने के लिए किस प्रकार से निकाला जा सकता है, ये टॉपिक हमारे पास है। अब है जो इससे अगला टॉपिक है हमारे पास वो है, देखो आणविकता और कोटि ये हमारे पास 3 अभी है ना। अब है समाकलित वेग समीकरण और अर्धायुगाल, ठीक है ना। ये हमें किस किस का निकालना है, एक तो शून्य कोटि की अभिक्रिया का निकालना है और एक निकालना है इसमें प्रथम कोटि की अभिक्रिया का। ये क्वेश्चन पहले लगातार पूछे जाते थे कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण ज्ञात कीजिए। लगातार पूछा जाता था, केवल पिछली बार नहीं पूछा गया, नहीं तो लगातार पूछा गया था शून्य कोटि के लिए या प्रथम कोटि के लिए, ठीक है ना। केवल हमें क्या निकालना है, समाकलित वेग समीकरण निकालनी थी और उनकी अर्धायुकाल भी निकालना साथ साथ। क्या निकालना है, अर्धायुकाल। उनका अर्धायुकाल कितना होगा, ये दोनों चीजें हमें, चलो थोड़ी सी हम देख लेते हैं बेटा। शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होगा, जैसे माना शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहेंगे, शून्य कोटि की अभिक्रिया समाकलित वेग स्थिरांक। देखो ये देखो अभिक्रिया की कोटि क्या है, एक प्रायोगिक मान होते हैं, ठीक है ना। और अभिक्रिया देखो, अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में समय के साथ खींचे गए आरेख द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इसमें हम आरेख भी बताएंगे किस प्रकार से हम आरेख खींच सकते हैं उसमें, है ना। तो पहले हम शून्य कोटि के देख लेते हैं, शून्य कोटि किस प्रकार से होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, ये कहता है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया है में क्या होता है, अभिक्रिया का जो वेग होगा अभिकारक की सांद्रता के शून्य घातांक के समानुपाती होता है। यदि मान लीजिए कोई यहाँ पर हमारे पास रिएक्टेंट है और उससे हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, जो शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी वो अभिक्रिया का वेग क्या होगा, किसके समानुपाती होगा बेटा, अभिक्रिया का जो वेग होगा वो किसके समानुपाती होगा, किसके समानुपाती होगा, कोई बता सकता है अभिक्रिया का वेग कैसे निकालेंगे। अभिक्रिया का जो वेग होगा वो किसके समानुपाती होगा, वो हमेशा समानुपाती होगा अभिकारक की, ये जो अभिकारक है, अभिकारक ये हो गया आर और इसकी पावर क्या होगी, शून्य घातांक के बराबर, ठीक है ना। या वेग बराबर हम हमेशा कैसे निकालते हैं, जो वेग निकालते हैं तो वेग क्या होता है, वेग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है और यहाँ पर क्या होगा आर की पावर एन होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है एन बराबर 1 है, क्योंकि हम शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए निकाल रहे हैं तो एन बराबर क्या होगा, शून्य होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस प्रकार से है, वेग कैसे निकलेगा शून्य कोटि के लिए, इस प्रकार से। अब इसको हटाएंगे तो क्या होगा, एक वेग तो हम ऐसे निकाल लेते हैं, है ना, एक वेग तो हम इस प्रकार से निकाल लेते हैं कि वेग बराबर, तो वेग बराबर फिर क्या लिख सकते हैं, वेग बराबर क्या आ जाएगा, के और यहाँ होगा एक्टिव मास ऑफ आर की पावर शून्य आ जाएगी, ठीक है ना, शून्य कोटि के लिए। लेकिन एक शून्य कोटि की अभी एक वेग हम दूसरे टाइप से निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं वेग, दूसरा हम वेग कैसे निकाल सकते हैं, वेग बराबर अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की जो सांद्रता होगी इसके विलुप्त होने की जो दर होगी, ये भी तो वेग होता है। तो यहाँ पर विलुप्त तो कैसे निकालते हैं, माइनस डी एक्टिव मास ऑफ आर, स्मॉल डी टी भी कर सकते हैं बेटा, है ना, स्मॉल आर अपॉन डी टी, स्मॉल और कैपिटल ज्यादा कोई फर्क नहीं है, हमने डेल्टा टी लिखा होता है ना, उसी को फर्क नहीं। यहाँ पर क्या आएगा, माइनस डी एक्टिव मास ऑफ आर अपॉन डी टी, ऐसा भी निकाला जा सकता है।
अब देखो ये भी वेग है, ये भी उसी अभिक्रिया का वेग है और ये भी उसी अभिक्रिया का वेग है, तो ये दोनों बराबर ही तो होंगे, है ना, दोनों बराबर होंगे। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिखा जा सकता है, माइनस, और ये आएगा डी एक्टिव मास ऑफ आर अपॉन डी टी, और इज इक्वल टू क्या आएगा, हमारे पास क्या होना चाहिए, क्या आएगा, इसके बराबर ये के, और यहाँ होगा एक्टिव मास ऑफ आर, ये हो जाएगा। क्योंकि जब आर की पावर 0 होती है तो आर ये बराबर, जब आर की पावर क्या होगी, मान लीजिए एक्टिव मास ऑफ आर नोट की पावर 0 है तो ये बराबर 1 के होता है, ठीक है। तो हम इसको सिंपल ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस डी एक्टिव मास ऑफ आर अपॉन डी टी, ठीक है ना, इज इक्वल टू के बराबर हो जाएगा। अब हम इसको इस तरफ ले सकते हैं बेटा, देखो डी टी को हम यहाँ ले सकते हैं, इस माइनस चिन्ह को भी इधर ले सकते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, डी और एक्टिव मास ऑफ आर इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस क्या आएगा, के और डी टी, ठीक है ना, इस प्रकार से हो सकता है, ठीक है ना। फिर हम इंटीग्रेशन करेंगे इसका, क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, समाकलन, ठीक है ना। इसको एक मिनट है मिटा दूंगा, इसका समाकलन करेंगे, है ना। तो समाकलन कैसे हो सकता है, देखो ये हमारे पास आया, हमने रेट इस प्रकार से दो चीजें रेट निकाली, है ना। देखो आप लोग लिख भी लोगे ना इसको, देखो रेट बराबर क्या आएगा, डी अपॉन इस टाइप से आ जाएगा, और ये क्या होगा, इस प्रकार से डायरेक्ट रेट बराबर क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिखा जा सकता है। अभी दोनों बराबर हैं, ये वाली वैल्यू और ये वैल्यू दोनों बराबर है, तो हम उसको एक साथ लिख सकते हैं, इस टाइप से आएगा, है ना। लेकिन हमें मालूम है कि आर की पावर जब 0 होती है तो वो क्या किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। देखो आर की पावर 0 बराबर 1, ठीक हो गया। जैसे ये कंप्लीट होगा उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ये गायब हो गया, देख लो आर नोट गायब होगा, आर की पावर क्या होगी, जैसे देखो आर की पावर 0, तो हम अगले स्टेप में इस टाइप से ले सकते हैं। अब जब इस टाइप से आएगा तो हम डी टी को यहाँ से यहाँ ले सकते हैं, ठीक है ना। इसको इस प्रकार से आ जाएगा तो ये डी टी यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना, ये के डी टी हो जाएगा। अब इस माइनस चिन्ह को हम इधर की तरफ ले सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा या माइनस होगा, ठीक है। अब समाकलन करेंगे बेटा, समाकलन आप लोगों को पता है कैसे निकालते हैं बेटा समाकलन, जो गणित वाले बच्चे हैं वो बता सकते हैं कि समाकलन कैसे निकाल सकता है। इंटीग्रेशन के लिए क्या करते हैं बेटा, थोड़ा सा मैं ऐसे समझा देता हूँ, है ना। वैसे मैं भी बायो का स्टूडेंट हूँ, कोशिश करता हूँ, है ना। देखो बेटा यहाँ पर समाकलन के लिए कैसे निकाला जाता है कि हमारे पास दो स्टेप है ना, दो स्टेप हैं, और इसको हम कर सकते हैं के डी टी, के डी टी होगा बेटा, है ना। जैसे माना इसका समाकलन लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या ऑप्शन आएगा, यहाँ आएगा डी, इस प्रकार से देखो डी एक्टिव मास ऑफ आर है ना, और इज इक्वल टू क्या होगा, के डॉट डी टी, ये है बेटा। अब इसका जब समाकलन करते हैं तो समाकलन के लिए हमारे पास दो स्टेज होनी चाहिए हमारे पास, ठीक है ना। तो वो स्टेप कैसे होते हैं कि यदि टाइम इज इक्वल टू 0 है, टाइम बराबर यदि 0 है तो हमारे पास क्या होगा, जो आर होगी, आर एक्टिव मास ऑफ आर इज इक्वल टू आर नोट होगा, यानी कि प्रारंभिक सांद्रता के बराबर होगा, क्योंकि जब टाइम 0 है तो आर बराबर आर नोट होगा, ठीक है ना। दूसरा यदि हमने टाइम क्या हो गया, टाइम मानना कुछ सेकंड हो गए, टी हो गया, है ना। तो उस दशा में क्या होगा कि जो आर होगा, जो एक्टिव मास ऑफ आर होगा वो आर टी के बराबर होगा, यानी कि जो इस टाइम के साथ जो परिवर्तित हुआ उसके बराबर होगा, ठीक है ना, आर टी के बराबर हो जाएगा। तो इसमें समाकलन कैसे करते हैं, समाकलन जो इंटीग्रेशन का इस प्रकार से निशान बनाते हैं, और इसमें जो आर होता है किसके सापेक्ष लेते हैं, जो आर नोट होगा वो आर नोट से क्या होगा, आर टी, यानी कि कम से अधिक तरफ लेंगे, और क्योंकि के कांस्टेंट है और माइनस इससे बाहर होगा कांस्टेंट, यानी कि इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, बाकी इसका होगा, और ये किससे होगा, 0 से, देखो टाइम क्या है, 0 से लेकर के हम टी टाइम तक सबसे उच्च तक लेंगे, ठीक है ना। जब एक दो चीजें हमें याद रखनी है बेटा, जैसे इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन मान लीजिए इंटीग्रेशन dx है, तो यदि dx का इंटीग्रेशन करोगे तो x आएगा, ध्यान रखना, यदि इंटीग्रेशन किसका करोगे, dx का, x आएगा। मान लीजिए dy है, इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या हो जाता है, y हो जाता है। मान लीजिए हम इंटीग्रेशन करते हैं dz का, तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ये z आएगा केवल, ठीक है ना। तो यहां पर यदि हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा,
क्या आना चाहिए? देखो ना, यहाँ पर dx था तो केवल x है, यहाँ dr है तो क्या आएगा? इंटीग्रेशन के बाद क्या आएगा? एक्टिव मास ऑफ r आएगा। ये तो आएगा, यही आना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पर क्या होगा? इज इक्वल टू होगा माइनस, देखो इसका k तो बाहर है और dt का हम इंटीग्रेशन करेंगे, देखो एक्टिव इंटीग्रेशन, तो इसका क्या आएगा? इसका आएगा t। इस प्रकार से देखो, यहाँ पर हमारे पास डिफरेंशिएशन क्या होगा? ये देखो r और प्लस इसमें क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा। ये देखो आई हमने लिख लिया, है ना। यदि टाइम इज इक्वल टू 0 तो r बराबर r नोट, ये आएगा dr, इस टाइप से आ जाएगा। ठीक है ना। इसमें क्या होगा बेटा, जो एक्टिव मास यहाँ पर यदि हम देखेंगे, ये dr हो जाएगा, ये इस टाइप से आ जाएगा k इंटू टी। टाइम इज इक्वल टू 0 है और r इज इक्वल टू r0 है, तो अब इस प्रकार से हो जाएगा, ये r बराबर r नोट हो जाएगा। देखो ये r बराबर क्या हो गया? r नोट के बराबर हो गया। ठीक है ना। और जो k था, t था हमारे पास, वो 0 हो गया, तो 0 को मान यहाँ पर रख लेंगे। यहाँ पर क्या होगा? ये आएगा dr इज इक्वल टू हमारे पास प्लस आई, यानी कि जो ये dr होगा ये प्लस आई के बराबर हो जाएगा। अब इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में रख सकते हैं। मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। इस वैल्यू को हम क्या करेंगे? ऊपर रख लेंगे इसमें। एक मिनट इसको मिटा देता हूँ। ठीक है ना। यहाँ पर क्या कर लेंगे? जैसे ये हुआ बेटा, तो इसमें क्या होगा? इस इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 हो गई। आई की जो वैल्यू है, ये आई की वैल्यू हम इस वाली इक्वेशन में रखते हैं, देखो ऊपर वाली इक्वेशन। यहाँ पर क्या आएगा? dr, ठीक है ना। देखो r इज इक्वल टू क्या होगा? इसमें रख रहे हैं हम वैल्यू dr kt माइनस kt, और प्लस आई की जगह क्या होगा? प्लस आई की जगह ये वाली वैल्यू, ये आ जाएगा इस तरह। बस फिर हम क्या निकाल सकते हैं आसानी से? हमें तो चाहिए वेग कांस्टेंट के चाहिए, तो ये देखो ये इस तरफ है, या इस माइनस को इधर ले आते हैं, सरल हो जाएगा, और इस प्लस को इधर ले लेते हैं। तो जब ये प्लस उधर जाएगा तो ये माइनस में होगा, है ना। देखो हमने इस टाइप से माइनस कर दिया, देखो इसको केटी को हमने इधर लाया और ये कहाँ चले गया? इस पर चले गया। ठीक है ना, ये माइनस हो गई क्योंकि माइनस वैल्यू यहाँ आ गई। अब इसको हम पहले क्या कर सकते हैं? केटी इज इक्वल टू क्या होगा? यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ये प्लस में ये पहले लिख लिया, फिर माइनस, और ये डी आर माइनस वाला है। फिर हमें के इज इक्वल टू निकालना चाहिए, तो के बराबर क्या आएगा? ये बटे में आ जाएगा। किसके? इसके बटे में आ जाएगा। यहाँ पर हम बटे में लिख सकते हैं, और ये हमारे पास आ गया किसके लिए वैल्यू? किसके लिए आई ये वैल्यू? ये शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए आया। किसके लिए आ गई वैल्यू? शून्य कोटि की अभिक्रिया। वैसे ये मेन रिएक्शन हमारे पास ये है ना। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ठीक है ना। KT इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, या हम ऐसे लिख सकते हैं, जो वैल्यू आएगी तो इस टाइप से आ सकती है। क्लियर हो गया? इस टाइप से। तो ये हमारे पास क्या हो गया? शून्य कोटि के लिए वेग व्यंजक। आज इतना ही रखते हैं, बाकी